हेलो स्टूडेंट्स, लर्न टू क्रैक के इस वीडियो लेक्चर में फिर से आपका स्वागत है। फिजिक्स का हमारा जो अगला टॉपिक है वो है न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन या न्यूटन के गति के नियम। तो सबसे पहली बात कि इन नियमों को न्यूटन के नियम क्यों कहा जाता है, क्योंकि न्यूटन ने 1687 में प्रकाशित अपनी बुक प्रिंसिपिया में सबसे पहले इन नियमों को बताया था। और चूंकि ये नियम गति से संबंधित है, या आप कहें कि वस्तु की गति से संबंधित होने के कारण इन नियमों को गति के नियम कहा जाता है। तो एक संज्ञा बन जाती है कि न्यूटन की गति के नियम। और ये नियम जो है वो 3 नियम दिए गए हैं, जिसमें हम प्रथम, द्वितीय या तृतीय के नाम से इनको जानते हैं, या इन्हें जड़त्व का नियम, संवेग का नियम या क्रिया प्रतिक्रिया का नियम कहा जाता है। आइए देखते हैं कि ये नियम क्या है और इनका दैनिक जीवन में क्या उपयोग है। तो किसी रुकी हुई बस के अचानक चलने पर यात्रियों का पीछे की ओर झुक जाना, या फिर मान लीजिए कि किसी चलती हुई बस का अचानक से ब्रेक लगा दिया जाए तो यात्रियों का आगे की ओर झुकना हम न्यूटन के गति के पहले नियम से समझा सकते हैं, और इसे हम जड़त्व का नियम भी कहते हैं। जड़त्व यानी क्या? यानी देखिए, सभी वस्तुओं में एक प्रवृत्ति होती है, या आप कहें कि एक गुण होता है जो उनकी स्थिति में परिवर्तन का विरोध करता है। यानी अगर कोई वस्तु विराम अवस्था में है तो वो विराम की अवस्था में ही रहना चाहेगी, और अगर कोई वस्तु गति की अवस्था में है तो वह गति की अवस्था में ही रहना चाहेगी। वस्तु के इस गुण को कहते हैं जड़त्व या इनर्शिया। तो न्यूटन ने यही बताया कि अगर मान लीजिए कि कोई वस्तु विराम की अवस्था में है या वह इस प्रकार से गति की अवस्था में है, तो वह विराम या गति की अवस्था में ही बनी रहना चाहेगी, या अपनी उसी अवस्था में बनी रहना चाहेगी जब तक कि उस पर कोई बाह्य बल लगा करके उसकी अवस्था को परिवर्तित नहीं कर दिया जाता। यानी अगर कोई बाह्य बल नहीं लगेगा तो वस्तु की जो अवस्था है वो परिवर्तित नहीं होगी, और इसे ही हम जड़त्व का नियम या न्यूटन की गति का पहला नियम कहते हैं। अब इसमें हम देख सकते हैं कि जड़त्व क्या है। जड़त्व का मतलब है कि वस्तु का वह गुण जो अपनी अवस्था परिवर्तन का विरोध करता है, और जड़त्व जो है वो द्रव्यमान पर निर्भर करता है, यानी ये डिपेंड करता है मास पर। यानी अगर किसी वस्तु का द्रव्यमान ज्यादा है तो उसका जड़त्व भी अधिक होगा, और हल्की वस्तुओं का जो जड़त्व है वो कम होगा। इसी तरह से आप देखिए कि हल्की वस्तुओं को अवस्था परिवर्तन करने के लिए कम बल की आवश्यकता है, जबकि अधिक द्रव्यमान या भारी वस्तुओं को अवस्था परिवर्तन करवाने के लिए अधिक बल की आवश्यकता होगी। तो जड़त्व निर्भर करता है द्रव्यमान पर। वैसे जड़त्व को भी हम 2 भागों में या 2 प्रकारों में बांट सकते हैं। एक होता है विराम जड़त्व, यानी किसी स्थिर वस्तु का या विराम अवस्था वाली वस्तु का जो जड़त्व होगा उसे हम विराम जड़त्व कहेंगे, और अगर वस्तु गति कर रही है तो उस अवस्था में उसका जड़त्व जो है वो गति अवस्था जड़त्व कहलाता है। तो न्यूटन की गति का पहला नियम, जो कि इस प्रकार से वस्तु की स्थिति में परिवर्तन के विरोध की प्रक्रिया को बताता है। अब न्यूटन की गति के पहले नियम के दैनिक जीवन में कुछ एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे 2 एग्जाम्पल, जैसे जो कि इस प्रकार से किसी वाहन में यात्रा करने से संबंधित है, कि अगर मान लीजिए कि कोई बस रुकी हुई है और अचानक से वह बस चल पड़े, तो उसमें बैठे हुए जो यात्री हैं वो पीछे की ओर झुक जाएंगे। इसका कारण ये है कि देखिए, बस जब अचानक से स्टार्ट होती है तो बस तो इस तरह से गति की अवस्था में आ जाती है, लेकिन उसमें बैठा हुआ जो यात्री है वो अभी भी विराम की अवस्था में है। इसकी वजह से क्या है कि वह उसी अवस्था में रहना चाहता है, या इस कारण जो है वो पीछे की ओर झुक जाता है। इसी तरह से अगर मान लीजिए कि कोई बस चल रही है और अचानक से उसमें ब्रेक लगा दिया जाए, तो ब्रेक या अचानक ब्रेक लगने से क्या होगा कि बस तो विराम की अवस्था में आ जाएगी, लेकिन उसमें बैठे हुए जो यात्री हैं वो अभी भी गति की अवस्था में बने रहेंगे, और इसी कारण वो आगे की ओर झुक जाते हैं। लेकिन अगर मान लीजिए कि यात्री को पहले से पता हो कि बस अचानक से चलने वाली है या बस रुकने वाली है, तो वो पहले ही क्या करेगा कि अपने शरीर को स्थिर कर लेगा, और जिसकी वजह से क्या है वो धक्का लगने से बच सकता है। तो ये जो एग्जाम्पल है वो एक तरह से गति के प्रथम नियम या जड़त्व के नियम पर आधारित है। एक और एग्जाम्पल है कि कंबल को डंडे से पीटने पर धूल के कण झड़ जाते हैं। यहां पर भी देखिए जड़त्व का नियम ही लगेगा कि कंबल को डंडे से पीटने पर कंबल तो गतिशील हो जाता है, लेकिन धूल के कण चूंकि जो है स्थिर अवस्था में रहने के कारण कंबल से अलग हो जाते हैं। ठीक है। इसी तरह से मान लीजिए कि पेड़ की डाली को हिलाने पर उस पर लगे हुए जो फल है वो टूट कर गिर जाते हैं। इसका कारण है कि डाली तो गति की अवस्था में आ जाएगी, लेकिन फल अभी भी विराम की अवस्था में रहने के कारण डाली से अलग हो जाते हैं। इसी प्रकार से एक गिलास के ऊपर कोई कार्ड रख करके अगर उसके ऊपर एक सिक्का रख दिया जाए, और कार्ड को तेजी से अगर मान लीजिए अंगुली से धक्का दे दिया जाए, तो सिक्का जो है वो कार्ड के साथ ना जाकर के बल्कि गिलास के अंदर गिरेगा। और इसका भी कारण है कि कार्ड
को धक्का देने पर कार्ड तो गति की अवस्था में आ गया, लेकिन सिक्का जो है वो विराम अवस्था में रहने के कारण जो है गिलास में गिरता है। इसी तरह से हथौड़े में जो लकड़ी का हत्था लगाया जाता है, उसको कसने के लिए उस हत्थे को जमीन पर बार बार जोर से मारा जाता है, जिसकी वजह से क्या है कि ये जो हथौड़ा है, ठीक है, वो या जो हत्था है वो हथौड़े में पूरी तरह से फिट हो जाता है। तो ये न्यूटन के गति के प्रथम नियम या जड़त्व के नियम पर आधारित कुछ एग्जाम्पल है। लेकिन न्यूटन की गति के दूसरे नियम को समझने से पहले हम बात करते हैं संवेग की। संवेग यानी मोमेंटम क्या होता है। देखिए, अगर मान लीजिए कि कोई वस्तु गति की अवस्था में है तो वस्तु के द्रव्यमान तथा उसके वेग के गुणनफल को संवेग कहते हैं। यानी संवेग जो है वो वस्तु के द्रव्यमान और वेग का गुणनफल होता है। इसे हम p से लिखते हैं और p बराबर m इंटू v होता है। संवेग एक सदिश राशि है। सदिश यानी कि एक वेक्टर क्वांटिटी है और इसमें परिमाण के साथ साथ दिशा की भी आवश्यकता होती है। साथ ही इसका जो SI मात्रक है वो है किग्रा मीटर पर सेकंड और इसका जो विमीय सूत्र है वो है mLt-1। तो संवेग एक ऐसी भौतिक राशि है जो कि इस प्रकार से वस्तु के वेग और द्रव्यमान का गुणनफल है। यानी अगर वस्तु रुकी हुई अवस्था में है यानी वेग बराबर 0 है, ठीक है, तो संवेग कितना हो जाएगा, 0। लेकिन अगर वस्तु मान लीजिए कि तेज गति से गति कर रही है तो उसी अनुपात में उसका संवेग भी बढ़ जाता है। ठीक है, अब देखते हैं न्यूटन की गति का दूसरा नियम, जिसे हम संवेग का नियम भी कहते हैं। इस नियम के अनुसार किसी वस्तु के संवेग में परिवर्तन की दर उस वस्तु पर जो आरोपित बाह्य बल है उस बल के समानुपाती होती है तथा संवेग परिवर्तन की दर उस बल की दिशा में ही होती है। यानी दूसरा नियम ये बताता है कि अगर किसी वस्तु के संवेग में परिवर्तन हो रहा है तो ये संवेग में परिवर्तन उतना ही होगा जितना कि उस पर कोई बाह्य बल लगाया जा रहा है, और संवेग में परिवर्तन जो है वो उस बल की दिशा में ही होगा। और इसके लिए जैसे एक फॉर्मूला दिया जाता है कि F समानुपाती है डेल P यानी कि संवेग में परिवर्तन और डेल T यानी संवेग में परिवर्तन की दर, ठीक है। और जैसे कि हम जानते हैं कि संवेग बराबर द्रव्यमान इंटू वेग होता है, तो इस फॉर्मूले से जब हम यहाँ पर mv का रखेंगे तो इस तरह से डेल V अपॉन डेल T, तो वेग में परिवर्तन की दर जो है वो त्वरण होता है। तो इस सेकंड नियम से हमें बल का एक व्यंजक प्राप्त होता है जो कि F बराबर ma के बराबर होता है, यानी द्रव्यमान इंटू त्वरण जो है वो बल के बराबर होता है। तो न्यूटन की गति का जो दूसरा नियम है वो इस प्रकार से संवेग में परिवर्तन को बताता है, और ये संवेग का परिवर्तन जो है वो बल के ही समानुपाती होता है। ठीक है, दूसरे नियम से हम जानते हैं कि F समानुपाती होता है डेल P अपॉन डेल T। यहां पर देखिए, अगर हम संवेग को संरक्षित मान ले या संवेग को जो है वो फिक्स मान लें तो F जो है वो डेल T के व्युत्क्रमानुपाती होगा, या आप कहें कि जो है वो F अगर बढ़ेगा तो T कम होगा और अगर T बढ़ेगा तो F कम होगा, यानी दोनों एक दूसरे के व्युत्क्रमानुपाती हैं। अब इसका प्रयोग जो है वो दैनिक जीवन की बहुत सारी घटनाओं में देखने को मिलता है। जैसे मान लीजिए कि क्रिकेट के खेल में जब खिलाड़ी किसी बॉल को कैच करता है तो कैच करते समय वो अपने हाथों को पीछे की ओर ले जाता है। देखिए, पीछे ले जाने का एक सिंपल सा इसमें जो विज्ञान है वो ये है कि चूंकि बॉल को पीछे ले जाने में इसमें अधिक समय लगता है, यानी बॉल को स्थिर करने में जो है इस तरह से अधिक समय लगता है, जिसकी वजह से खिलाड़ी को चोट लगने की जो संभावना है वो कम हो जाएगी। क्योंकि अचानक से अगर बॉल को रोक दिया जाएगा तो पूरा का पूरा जो बॉल का संवेग है वो खिलाड़ी के हाथों पर लगेगा और जिसकी वजह से उसे चोट लगने का खतरा बढ़ जाता है। इसी तरह से मान लीजिए जो कि लंबी या ऊंची कूद दौड़ने वाले जो एथलीट होते हैं वो जब गिरते हैं तो इसी तरह से किसी रेत या इस तरह से किसी गड्ढे पर जो है वो गिरते हैं, जिसकी वजह से क्या है कि उनका जमीन के साथ जो संपर्क होने का जो समय है वो बढ़ जाता है। इसके कारण उन्हें चोट लगने की संभावनाएं जो है वो कम हो जाती है। देखिए, संवेग बेसिकली वहां पर ज्यादा इफेक्ट पैदा करता है जहां पर दो वस्तुओं के बीच में कोई टक्कर हो रही हो, और इस टक्कर के दौरान चूंकि दो वस्तुएं आपस में संवेग का आदान प्रदान करती हैं, जिसके कारण जिस वस्तु का संवेग अधिक होगा वह दूसरी हल्की वस्तु को अधिक जो है चोट पहुंचा सकती है। जैसे मान लीजिए कि एक बड़ा सा ट्रक है जो कि 10 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल रहा है और सामने से कोई साइकिल सवार आ रहा है जिसकी गति जो है वो 30 किलोमीटर प्रति घंटा है। अगर दोनों में टक्कर होती है तो आप जानते हैं कि नुकसान जो है वो किसका ज्यादा होगा। जाहिर सी बात है साइकिल वाले को ज्यादा चोट आएगी, क्योंकि संवेग अगर देखा जाए तो वो ट्रक का ज्यादा है, भले ही उसका वेग जो है वो साइकिल से कम है,
लेकिन दोनों का जो द्रव्यमान और वेग का जो गुणनफल है, जिसे हम संवेग कहते हैं, वो ट्रक का ज्यादा है। और जब टक्कर होगी तो ये संवेग एक महत्वपूर्ण रोल प्ले करता है, जिसकी वजह से जो वस्तुएं हैं वो इस प्रकार से अपने संवेगों का आदान प्रदान करती है, और ट्रक का संवेग अधिक होने के कारण साइकिल सवार को अधिक चोट आएगी। तो जहां पर भी इस प्रकार से वस्तुओं में टक्कर होगी, वहां पर क्या रहेगा, संवेग जो है वो एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। देखिए, न्यूटन की गति के सेकंड नियम से ही हमें एक और भौतिक राशि प्राप्त होती है, और वो है आवेग या इंपल्स। देखिए, कई बार क्या होता है कि जब मान लीजिए दो वस्तुओं में आपस में कोई टक्कर होती है, कोलिजन होता है, तो कई बार जो बल है किसी सतह पर या किसी अन्य वस्तु पर, वो बहुत कम समय के लिए कार्यरत रहता है। और इस कम समय के कारण बल और समय को कई बार अलग करके जो है देखा जाना संभव नहीं होता। तो ऐसी स्थिति में हम उसे एक भौतिक राशि मान लेते हैं, और उसे हम कहते हैं आवेग। यानी आवेग क्या है कि जब कोई बल किसी वस्तु पर कम समय के लिए कार्यरत है, यानी बहुत ही थोड़े समय के लिए बल जो है अगर लगे किसी वस्तु पर, तो बल और समय के अंतराल को हम बल और समय अंतराल के गुणनफल को आवेग कहते हैं। ठीक है, तो आवेग जो है वो बल और समय अंतराल के गुणनफल के बराबर होता है, और आवेग के कारण वस्तु के संवेग में परिवर्तन होता है। जैसे दूसरे नियम से हम जानते हैं कि F समानुपाती होता है डेल P अपॉन डेल T। डेल T को अगर एफ टी के साथ में डेल T को अगर हम F के साथ में गुणा करेंगे तो हमारे पास में F इंटू डेल T आता है, और F इंटू डेल T को हम क्या कहते हैं, आवेग। ठीक है, ये एक सदिश राशि है, और इसका जो मात्रक है वो न्यूटन इंटू सेकंड होता है, और साथ ही इसकी विमा, संवेग की विमा के समान m1 L1 T-1 होती है। देखिए, इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। मान लीजिए कि कोई दीवार है, ठीक है, और उस दीवार पर कोई बॉल इस तरह से जो है वो फेंकी जाती है, और ये बॉल जो है जब इस दीवार से टकराती है तो बहुत ही कम टाइम के लिए, मान लीजिए कि 0.1 सेकेंड के लिए ये इस पर बल आरोपित करती है, और बल आरोपित करने के साथ ही ये जो है इस प्रकार से अपनी दिशा में परिवर्तन कर लेती है। यानी इस दीवार के कारण इस जो बॉल है उस पर बहुत ही कम समय के लिए एक बल आरोपित किया गया, और इस बल के कारण इस बॉल की जो संवेग है उसमें परिवर्तन हो गया। तो जितने समय तक ये बल जो है इस बॉल पर आरोपित रहा, उसका जो जितने समय तक ये बल आरोपित रहा इस बॉल पर, तो बल और जो समय अंतराल का गुणनफल है वो आवेग कहलाएगा। इसी तरह से एक और एग्जांपल देख सकते हैं। जैसे मान लीजिए क्रिकेट के खेल में अगर किसी बैट्समैन ने किसी बॉल को एकदम जो है इस तरह से किसी बैट से सीधा जो है वो खेल दिया, या किसी भी डायरेक्शन में कोई शॉट खेल दिया, तो उससे क्या होगा कि बल जो एक तरह से बैट्समैन के द्वारा लगाया जाएगा उस बॉल पर, ठीक है, वो बहुत ही कम समय के लिए कार्यरत रहेगा, जिसके वजह से क्या होगा कि बॉल पर एक आवेग उत्पन्न होगा, या एक आवेग आरोपित होगा, जिसके कारण बॉल का जो संवेग है वो परिवर्तित हो जाता है। तो ये इस प्रकार से न्यूटन की गति के दूसरे नियम से आधारित एक भौतिक राशि है, जिसे हम आवेग के नाम से जानते हैं। ठीक है, अब हम न्यूटन के गति के तीसरे नियम की बात करते हैं, और इसे हम क्रिया प्रतिक्रिया का नियम भी कहते हैं। क्योंकि इस नियम के अनुसार प्रत्येक क्रिया के बराबर परंतु विपरीत दिशा में प्रतिक्रिया होती है। बेसिकली ये जो नियम है वो बल के गुण को बताता है। जैसे मान लीजिए कि अगर कोई एक वस्तु किसी दूसरी वस्तु पर कोई बल लगाती है तो हम उसे कहेंगे क्रिया। ठीक है, तो उस दूसरी वस्तु के द्वारा उस पहली वस्तु पर जो बल लगाया जाएगा वो उस बल के बराबर और उस पहले वाले बल की विपरीत दिशा में होता है, जिसे कहा जाता है प्रतिक्रिया। और प्रत्येक क्रिया के बराबर क्या होती है, प्रतिक्रिया होती है। यानी अगर मान लीजिए एक वस्तु दूसरी वस्तु पर बल लगाती तो दूसरी वस्तु द्वारा भी पहली वस्तु पर उतना ही बल विपरीत दिशा में लगाया जाएगा। देखिए, ये बल ये क्रिया और प्रतिक्रिया वहीं पर इस प्रकार से बराबर होंगे जहां पर मान लीजिए कि कोई वस्तु जो है जिस पर बल लगाया जा रहा है वो अपनी जगह पर स्थिर रही। अगर मान लीजिए कि एक वस्तु द्वारा दूसरी वस्तु पर बल लगाया गया और दूसरी वस्तु जो है वो अपने स्थान से विस्थापित हो गई, तो वो इस प्रकार से बराबर प्रतिक्रिया नहीं हुई। जैसे मान लीजिए हम इस नियम को समझाने के लिए बहुत एक अच्छा सा एग्जांपल देते हैं कि जैसे चलते समय हम अपने पैरों से जमीन को पीछे की ओर धक्का देते हैं, जिसकी वजह से जमीन जब हमारे इस धक्के या बल के विपरीत दिशा में उतना ही बल हमारे ऊपर लगाती है तो हम आगे की ओर गति करते हैं। लेकिन अगर मान लीजिए कि यही जो बल है हम पानी के ऊपर लगाएं तो पानी इतना ही प्रतिक्रिया बल जो है वो पैदा नहीं कर पाएगा, जिसकी वजह से क्या है कि हम पानी पर चलने में सक्षम नहीं हो पाते।
तो ये क्रिया प्रतिक्रिया वहीं पर एक तरह से बराबर होंगी जहां पर कोई वस्तु इस प्रकार से बल लगाने पर अपने स्थान से विस्थापित नहीं हुई है। अगर वो स्थान से विस्थापित हो गई तो उतनी प्रतिक्रिया जो है वो जनरेट नहीं होगी। तो ये जो नियम है वो गति का तृतीय नियम या इस प्रकार से क्रिया प्रतिक्रिया का जो नियम है वो कहलाता है। इसका एक और एग्जांपल जैसे हम जानते हैं कि नाव से कूदते समय कोई व्यक्ति अपने पैर से नाव को पीछे की ओर धकेलता है, जिसकी वजह से नाव उतना ही जो बल है वो विपरीत दिशा में लगाती है, जिसकी वजह से व्यक्ति नाव से कूद पाने में सक्षम हो पाता है। तो ये न्यूटन की गति का तीसरा नियम है। देखिए न्यूटन की गति के नियमों से ही एक और सिद्धांत निकाला गया जिसे हम कहते हैं रेखीय संवेग संरक्षण का सिद्धांत। और इस रेखीय संवेग संरक्षण के सिद्धांत के अनुसार अगर मान लीजिए कि किसी वस्तु पर कोई बाह्य बल नहीं लगाया जा रहा है, यानी उस पर बाहर से कोई बल कार्यरत नहीं कर रहा है, तो वस्तु का जो संवेग है वो नियत रहेगा, वो कांस्टेंट रहेगा या उसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। और इस सिद्धांत को हम रेखीय संवेग संरक्षण का सिद्धांत कहते हैं। जैसे अभी हमने न्यूटन के दूसरे नियम से देखा कि जो F है या आरोपित जो बाह्य बल है वो संवेग में परिवर्तन की दर के समानुपाती होता है। अब अगर मान लीजिए F बराबर 0 है, यानी बाह्य बल जो है वो अनुपस्थित है, बाहर से कोई बल नहीं लग रहा है, तो ऐसी स्थिति में जब F 0 हो जाएगा तो डेल P या संवेग में जो परिवर्तन है वो भी कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। यानी परिवर्तन 0 है तो जितना संवेग पहले था वो बाद में भी बना रहेगा। यानी अगर कोई वस्तु जिस पर कोई बाह्य बल नहीं लग रहा है तो उसका जो संवेग है वो क्या रहेगा, नियत रहेगा। ठीक है, और यही जो है वो संवेग संरक्षण का सिद्धांत है। देखिए संवेग संरक्षण के एग्जाम्पल के तौर पर हम रॉकेट की गति या रॉकेट का प्रक्षेपण ले सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि किसी रॉकेट का द्रव्यमान m है और जैसे ही रॉकेट को प्रक्षेपित किया जाएगा तो इसके ईंधन के जलने से इसका द्रव्यमान जो है वो कम होता जाएगा। तो द्रव्यमान कम होता जाएगा क्योंकि इस पर कोई बाह्य बल आरोपित नहीं है, तो बाह्य बल की अनुपस्थिति में इसका जो कुल संवेग है वो क्या रहेगा, संरक्षित रहेगा। तो जैसे जैसे द्रव्यमान कम होगा तो उसी अनुपात में वेग बढ़ता जाएगा ताकि दोनों का जो गुणनफल है या जो संवेग है वो क्या रहे, नियत रहे। तो इस प्रकार से रॉकेट की गति को हम संवेग संरक्षण के सिद्धांत के अनुसार समझा सकते हैं।